अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज मरीम नवाज शरीफ बड़ा गरज के बोली, यानी वो खड़क सिंह बन गई। वो पंजाबी में मुझे एक दफ़ा एक सिख बरादरी के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि वो शेर सुनाया करते थे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। तो आज जनाब मरीम नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने खड़क सिंह का किरदार अदा किया और उन्होंने जनाब कह दिया कि जिन लोगों ने यानी जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने ये गलती जो की थी आज मैंने उनको माफ़ कर दी। और माफ़ी क्यों दी है, उसकी क्या वजह है। और फिर दूसरी बात ये है कि आज उन्होंने एक और भी बात कर दी, जब वो रायबंद से निकली हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और मुझे पाकिस्तान से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं और मेरी कोई मिन्नतें भी करेगा तो नहीं जाऊंगी। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह इनके वालिद मोहतरम भी कहा करते थे। तो अब सूरत हाल ये है कि ये हो क्या रहा है, क्या उनके साथ फिर कोई डील हो गई है। पिछले दिनों में वो कह रही थी कि हमारे राब्ते हैं, DGISPR को भी उन्होंने स्नब किया कि जनाब आपके लेवल की बात नहीं है, ये तो जरा बड़े लेवल की बातें होती हैं। अब ये जो बड़ा लेवल है वो क्या कर रहा है, हु इज कॉलिंग द शॉट्स। सूरत हाल ये है कि पहले भी हमने देखा कि नवाज शरीफ को भेज दिया गया, जो कि क्रिमिनल कन्विक्टेड आदमी था, उसको भेज दिया गया। अब उसकी बेटी जो है, जो कि जमानत पे है, एक तो मुझे जमानत की समझ नहीं आती कि कैसी जमानत है, उसके साथ क्या होने जा रहा है, इसका जरा तजिया करेंगे। और साथ साथ आज हम जरा जुल्फी बुखारी का भी जिक्र करेंगे कि वो और उसका बैकग्राउंड क्या है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। मुझे जरा ये बताएं डॉक्टर शाहिद कि आज जो हमने गरज बरस और सब कुछ देखा है मरियम नवाज शरीफ का, क्या लग रहा है आपको, क्या हो क्या रहा है, क्या कोई फिर डील हो गई है, और अगर हो गई है तो फिर उसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो फौजी हैं, जनरल बाजवा साहब, इनका हाल बिल्कुल वही है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो जो बड़ा सा बुत था ना, जिसके कंधे पे उन्होंने कुल्हाड़ा रख दिया था कि सारे बुत इसी ने तोड़े हैं। तो ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इनका भी यही हाल है। ये सियासतदानों ने इनको ट्रिक किया है और ये सारा जो है ना कुल्हाड़ा जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एवरीथिंग दैट गोज रॉन्ग दैट इज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स फॉल्ट। और वो बंदे भी मरवा रहे हैं, बंदे भी उनके शहीद हो रहे हैं, दिन रात वो ड्यूटियां भी करते हैं। मतलब एक जनरल, कम से कम मैं जिनको जानता हूँ, वो बेचारे दिन रात मेहनत करके कोई 35 साल सलूटे मार मार के उनका दिमाग जो है ना पिलपिला हो जाता है, उसके बाद कहीं जाके कोई एक आध जनरल के ओहदे पे पहुंचता है। और उसको एक ऐसी औरत जिसने कभी कोई इम्तिहान बगैर बूटी के पास नहीं किया, जिसने हर इम्तिहान में नकल मारी, जो हर इम्तिहान में फेल हुई, जो एक सर्टिफाइड झूठी औरत है, जो फ्रॉडी औरत है, जिसने कोर्ट के साथ झूठ बोला, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जो इस वक्त जमानत पे रिहा है कि मेरा बाप बीमार है तो मुझे उसकी देखभाल करनी है। तो बाप तो उसका लंदन में है, तो उसकी जमानत, उसको शी नीड्स टू गो बैक टू द जेल। इस औरत का नाम मरियम नवाज है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। और ये बिल्कुल जो है ना, बल्कि मैं ये कहूँगा, आई हैव नो डाउट टू से कि PMLN जो है ना वो TTP का पॉलिटिकल विंग है। यानी अगर पंजाबी पॉलिटिशियन नवाज शरीफ मोदी को अपने घर बुलाए, राह के एजेंटों को अपनी फैक्ट्रियों में काम पे रखे, जिंदाल को अपने घर बुलाए, हमजा शहबाज वीजे इशू करवाए अब्दुल बासित हाई कमिश्नर को कह के, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर पेटीएम का कोई पश्तून जो है वो कोई बात करे इंडिया के हवाले से, या पाकिस्तान के मुखालिफ कोई बात करे, तो आप उसको जेल में डाल देते हैं, आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। लेकिन तो लेकिन ये ये जो आप बहुत बड़ी दोगली बात कर रहे पॉलिसी हैं है। डॉक्टर शाहिद, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये जो PMLN जी है ये इनका TTP का पॉलिटिकल विंग है। आपकी मेन स्ट्रीम पार्टी है यार, कम से कम इतना तो ना आपके हैं। नहीं, मेन स्ट्रीम पार्टी और देखें, जो इनका स्पीकर था, वो जो सरदार एयाज सादिक, उसने असेंबली में खड़े होके ऑन द रिकॉर्ड, यानी उसकी जो स्टेटमेंट है उसको स्पीकर ने एक्सपंज नहीं किया, वो हमारी पार्लियामेंट की का रिकॉर्ड है। उसने उसने जिस जिस तरीके से इंसिनुएट किया कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, पसीने आए हुए थे, टांगे कांप रही थी, उसने, ये क्या है, ये किसका नैरेटिव था, ये कौन कहता, ये सारी साउंड बाइट्स उन्होंने इंडिया को दी। मोदी को इन्होंने घर पे बुलाया, जो कश्मीर में हजारों लोगों का कातिल है,
इन्होंने अपनी शादियों पे, इसी मरियम नवाज की बेटी भी की शादी पे आया था ना वो, बगैर वीजे, बगैर किसी इनविटेशन के, या डायरेक्ट उसको ले गए, जो मिलिट्री सेक्रेटरी था उसको उन्होंने गार्डनिंग लीव पे भेज दिया। इसहाक डार ने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि दिस इज अवर पर्सनल गैदरिंग, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड व्हाट ही सेड। ठीक है, तो ये जो टीटीपी का विंग है, पीएमएल नवाज, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, आइदर दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर करप्ट, दे आर कोलैबोरेटिंग विद देम, और दे आर ऑल थ्री ऑफ देम। यानी एक लिमिट होती है आपको, इस वक्त इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है फ्रॉम सोल्जर टू द जनरल, उसकी टाइमलाइन में कोई फर्क नहीं है। उसके पास भी व्हाट्सएप है, उसके पास भी कंप्यूटर है, वो भी उसी तरह उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है। तो ये आज से 30-40 साल पहले के जो सिस्टम है इनका, ये जो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जनरल भाजपा's आइसक्रीम शॉप, तो बड़े लोग उस पर नाराज हुए कि ये आइसक्रीम शॉप की बात क्यों की। तो आइसक्रीम शॉप का मतलब ही होता है कि अगर आपने सबको खुश करना हो तो फिर आप आइसक्रीम की दुकान खोल लें, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, बूढ़े मर्द औरतें सब खुश खुश। लेकिन अगर आपने लीडरशिप करनी है, यानी जनरल राहील शरीफ ने जो गंद मारा डॉन लीक्स में, इसको सजा ना देके, और उसके बाद ये हमने सुना है कि जनरल रिजवान अख्तर का बड़ा हाथ था उस डॉन लीक्स में इसको रिलीव करवाने का, और फिर वो खुद भी उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, कोई उनके साथ भी कोई इस तरह का इशू हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर का बंदा जो है वो नवीद मुख्तार को आईएसआई चीफ लगवा लिया। तो फिर उसके बाद तो कमी यही रह गई थी कि उमर विर्क को जो है एसएसपी सीआईए लाहौर को, उसको वो आर्मी चीफ लगा देते वहां पे, तो सारा कुछ शरीफ फैमिली में चला जाता। तो ये जो सारे जनरल्स हैं जो शरीफों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अंदर मॉनिटरिंग है, क्योंकि जब नवाज शरीफों की या मरियम की या इन सब की जब डीब्रीफिंग होती है, इनकी फॉरेन लोग करते हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि हमें किस जनरल ने सपोर्ट किया, किसने कहाँ से हेल्प की, कौन हमारा बंदा है, कौन क्या बंदा है। तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ना सिर्फ खुद एक्सपोज हो रहे हैं, बल्कि आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ आपको। यहाँ ये पे जो नवाज आप शरीफ बात की कर रहे लंदन हैं, में आज उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, और हो आज गया। नवाज शरीफ जो यहाँ पे जिन लोगों से मिला है, या जिन लोगों से मिल रहा है 1 साल के अंदर, क्या उसने नहीं बताया होगा कि किस किस ने मेरी हेल्प की, मेरी प्लेटलेट्स ऊपर करने में, प्लेटलेट्स कम करने में। जो लोग नवाज शरीफ को शुरू से जानते हैं, वो उसको, उनको पता है कि जब उन्होंने डीब्रीफिंग की होगी इसकी, तो इसने सबका बताया होगा कि कौन कौन मेरे पेरोल पे है, कौन कौन ये जो कल मैं सुन रहा था कि इनके पास सैकड़ों की तादाद में लोगों की वीडियोस बनी हुई है। आज मरियम नवाज धमकी लगा रही थी ब्यूरोक्रेसी को कि ये इमरान खान ने जो सही स्टेप लिया है कि ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म नहीं कर रही, और ब्यूरोक्रेसी क्रिमिनली नेग्लिजेंट थी, यानी वो जानबूझ के हालात खराब कर रही थी। जान तो के आज जब करते हैं। उन्होंने स्टेप लिया तो मरियम नवाज ने उस पर भी बोला है। और जहां तक रही डीजीआईएसपीआर की बात, उसको तो उसने रामू काका का जो एक होता है ना घर में मुलाजिम, जिसको कहते हैं कि तेरे से बात नहीं करनी, तेरे बड़ों से बात करनी है, तो डीजीआईएसपीआर तो बिल्कुल रामू काका हो गया। तो फौज को या जो भी मुक्तदर इदारे हैं, जो भी इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है, उनको कम से कम अपनी इज्जत का नहीं ख्याल है, तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर। हम उनको पूरी दुनिया में डिफेंड करते हैं लेकिन वो एज क्या ए करें, मुझे पाकिस्तानी, ये एज ए बताएं ना स्टेट। जरा, मुझे बताएं ना कि क्या करें इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है। मरियम जो है वो, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर कोई वजह तो होगी ना कि वो रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और मरियम को कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, उसकी जमानत जो है वो कैंसिल नहीं हो रही है। शी इज नॉट गोइंग बैक टू द जेल वेयर शी बिलोंग्स टू। कोई ना कोई वजह तो होगी। देखिए, बात यह है कि जो हमारे इदारों में चाइनीज की एक कहावत है कि जो फिश है वो स्टार्टिंग रॉट फ्रॉम द हेड, कि वो सर से खराब होना शुरू होती है फिश। तो मैं आपके सामने एक, मैंने किताब आपको भेजी थी, आपने भी देखा होगा, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारे उस्तादों में है कमोडोर तारिक मजीद साहब, उन्होंने ये किताब लिखी। और इस किताब में उन्होंने बताया कि और एक उन्होंने उसमें एक आर्टिकल का जिक्र किया है, जो द मुस्लिम, हमारे बहुत अच्छे दोस्त आगा मुर्तजा पोया साहब का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका अखबार था द मुस्लिम। उसमें बताते हैं कि 24 जनवरी 1997 को एक आर्टिकल छपा किसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर का। तो उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि रॉ ने नवाज शरीफ को 1978 में हुक कर लिया था। नवाज शरीफ वाज ऑन रॉज पेरोल सिंस 1978। तो इन सारी चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो 1978, फिर जब ये पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना, फिर चीफ मिनिस्टर जब ये था नवाज शरीफ 1987 में, तो जो जनरल जिया का जो जहाज का जो क्रैश हुआ था, तो एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब
वो पंजाब में वाक़या पेश आया था। पंजाब पुलिस नवाज शरीफ के अंडर में थी, स्पेशल ब्रांच थी इसके अंडर में थी। लेकिन जो पुलिस का एसपी था उसने ये कहा कि मुझे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रही जनरल ज़िया-उल-हक के जहाज के गिरने। तो नवाज शरीफ वाज द वन ऑफ द पर्सन हु वाज obstructing दैट इन्वेस्टिगेशन। वो तो एक एसएचओ का काम था, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता कि इतना बड़ा हादसा हो गया, मुल्क का सदर, आर्मी चीफ, उसके साथ इतने सारे जनरल जो है वो शहीद हो गए हैं, तो एटलीस्ट उनका बेसिक राइट्स तो बनता था कि उसको इन्वेस्टिगेट करते उसके अंदर। अब इसी इसी ये मैं इसको इस पे एक्सपैंड नहीं करना चाहता। ये जो किताब उन्होंने लिखी है तारिक मीर साहब ने, एयर मैसेकर्स, इसमें उन्होंने ये सारी चीजें तफसील से डिस्कस की हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ को जो इन्होंने रिपोर्ट किया है उस ब्रिगेडियर साहब ने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए, तो उस फाइल को कभी किसी ने नहीं पढ़ा, जबकि 1997 के अंदर ये आर्टिकल छाया हो रहा है मुस्लिम में। तो इससे ये लगता है कि जो लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो अपना काम करके रख देते हैं, आगे जो अफसर हैं वो पोलिटिसाइज हो जाते हैं। उसका हम अगली सेगमेंट में उसका जिक्र करेंगे कि उनके साथ वो क्या मामलात है। तो ये जो गेटिंग अवे विद मर्डर ऑफ शरीफ्स है, दैट नीड्स टू स्टॉप, क्योंकि लेकिन इसी जो तरह जो जो है वो जो आप ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिद, ये छोटी बात नहीं है। देखिए कि जिस तरह ये आर्टिकल में जाहिर हो रहा है कि नीचे से जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये बता रही थी कि इस तरह का काम हो चुका हुआ है। ऊपर क्या वजह थी कि निचली रिपोर्ट्स को ब्रश असाइड कर दिया गया और उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई? कोई तो वजह होगी ना। वेल आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन। मैं मतलब अगर ये दुनिया के किसी और खित्ते में हो रहा होता तो आप ये इवन म्यांमार, बर्मा एक छोटा सा मुल्क है, उन्होंने ये आंग सान सूची को सिर्फ इस वजह से मुल्क का वजीर आजम नहीं बनने दिया कि उसका खाविंद जो है वो ब्रिटिश सिटीजन था, उसका बेटा ब्रिटिश सिटीजन है, कैम्ब्रिज में वो रहते हैं। तो उन्होंने उसका मुल्क का वजीर आजम नहीं बनने दिया कि तेरी तो शख्सियत ही मशकूक है, तू तो पता नहीं क्या है। तो उसको वो, या इंडिया में सोनिया गांधी जो थी वो तो खैर थी इटालियन, लेकिन उसने जो है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम चीजों के बावजूद उन्होंने मनमोहन सिंह को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ये चीजें जो है ना, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको थोड़ी सी मेच्योरिटी शो करनी चाहिए। उसका इंटरनेशनल ब्रॉडर व्यू जो है ना वो हमें बड़ा कमजोर लगता है कि उनको नहीं पता कि इंटरनेशनल जगहों पे लंदन में क्या हो रहा है, वो सारी अखबारों की खबरें जो है ना वो लेकिन नहीं, जैसे फॉर ये जो एग्जांपल बात कर रहे हैं ईयू। डॉक्टर साहब, मुझे मुझे एक बात बताएं। इंटरनेशनल, आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो आउटलुक है वो उनका इतना वीक है। इंटरनेशनल आउटलुक कैसे वीक है कि हर जनरल जो बनता है, हर आर्मी चीफ जो हमारे यहाँ बनता है, वो अमेरिका में कोर्सेज करता है, उनकी ट्रेनिंग वहां पे होती है। मुझे तो ये बताएं ना कि ये पहले तो ये जो पैराडाइम है कि अमेरिका में जाके कोर्सेज करना, ठीक है, ये यही मुझे तो लगता है कि इसी के ऊपर काम जो है वो काफी मशकूक हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग जाते हैं वहां पे जाके सारा सिलसिला चलता है, तो इंटरनेशनल आउटलुक तो उनका ठीक ठाक हो जाता है। नहीं, जो इंटरनेशनल आउटलुक की जिस मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी थिंक टैंक्स के हवाले से, एकेडमिक्स, क्योंकि बरतानिया के अंदर तमाम जो मामलात हैं उसको कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एलएससी, इनके प्रोफेसर जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, वो डील करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर हमें इतने साल हो गए, मैं चाइना में पढ़ाता हूँ, काजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि जी आप हमें हमें भी लेक्चर दें, हमें भी बताएं, आप ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टर्की में पढ़ाते हैं ये हमें भी थोड़ा सा बता दें ये क्या होता है। कि उनका जो ये जो ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब है, इसका जो है वो अब बाय हाथ ही पता, बाय चांस ही पता चल गया, पटेरा आ गया अन्य हाथ जो है ना। ये अगर इनको, ये तो ये बैठे हुए थे सुकून कर रहे थे, क्योंकि उसकी इसमें उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। असल वजह ये है कि शरीफों ने और जरदारियों ने ऐसे मामला क्रिएट करते हैं कि तमाम का तमाम फोकस जो है वो इंटरनल इश्यूज की तरफ फोकस हो, इंटरनेशनल व्यू उनका बहुत वीक हो कि जो एकेडमिक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल, उनके ऊपर आपने उनको कैसे, आपने उनसे ताल्लुकात बनाने हैं, उनसे कैसे बातचीत करनी है, अपना नैरेटिव कैसे बिल्डअप करना है। अब ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब ने एक चीज बताई, या पनामा ने एक चीज बताई, या विकीलीक्स ने, तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो बाहर के लोग काम कर रहे हैं, आपने उसमें अपना अपना आपने उसको नशर कर दिया, जस्ट बिकम ए और दूसरी नैरेटिव। दूसरी बात ये है कि गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। आप जो भी कर लें, वो हमारे दुश्मन है, उन्होंने तो ये करना था और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया और उन्हें करना चाहिए था। आप कहाँ पे थे? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने भी तो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन लैब कोई ना कोई बनानी चाहिए थी ना आपको।
आपका तो जेन्युइन केस है, नहीं, वो कश्मीर के ऊपर उन्होंने आपका मरियम हक नवाज सच का जो है केस वो है, बाकी मरियम नवाज जो है वो ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब का हिस्सा है, और नून लीग जो है वो टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो प्लीज इसको दोबारा सुन लें, क्योंकि जो आज तक उन्होंने किया है, और ना सिर्फ ये कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अगर पीटीएम कोई बात करे तो आप उसको जेल में डाल देते हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये रॉ के एजेंटों को घर में बुलाएं, ये शादियों में रखें, उनको अपनी मिलों में नौकरियां दें, नहीं वो चाहती है ना, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को वो मजबूर करें कि तुम इसको वीजा दो बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के, तो आप वो उनको तो चाहती कुछ है नहीं, ना जी, आपने तो अब तक कुछ नहीं तो किया देखे ना, कुछ नहीं जिस तरह कहा। आज डॉक्टर शाहिद, आज जिस तरह वो कह रही थी कि जी मैंने माफ कर दिया, चलो तुम्हें माफ किया, यानी ये बादशाह जिस तरह करते हैं, स्टाइल तो उनका वही है, वो तो कह सकते हैं, वो तो चाहते हैं ना उनको तो। जनरल राहील शरीफ साहब ने भी तो इसी तरह कहा था ना, छोटे जी बच्ची है, छोड़ दें जी, क्या कहना है, जो कुछ भी उसने कर हाँ, दिया तो चले फिर कोई अब बात नहीं। ये जो आप हसीना वाजिद तैयार कर रहे हैं, तो ये कल को अगर ये आ गई ना, किसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने इसको पिक कर लिया, तो फिर ये आपको लटकाएगी आग। अब वो अभी नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद वो आपको इतनी धमकी अमेज उसका रवैया है। और अगर आपने इसको मुल्क से बाहर जाने दिया, इसका बेटा जो हसन नवाज था, वो जॉर्ज फर्नांडिस को खत लिखता था जब नवाज शरीफ पाकिस्तान जेल में था मुशर्रफ के जमाने में, कि हमारे बाप को छुड़ाओ। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी उससे खुद बात हुई है, मैं उस वक्त यहीं पे था, इंग्लैंड में था। तो ये सारा चीजें इनको, जो स्टेब्लिशमेंट है, ये मेरा जो ख्याल है कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं, मेरा ख्याल है डॉक्टर शाहिद कि अगर ये बाहर चली जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है जाती तौर पर कि फिर इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से जनरल बाजवा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान तो बेचारा जो भी है, तो ये जो अगर ये सारे डायरेक्शन, हर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स सिलेक्टर्स, नॉट टुवर्ड्स इमरान खान, वो तो सिलेक्टर्स को कहती है ना, तो सिलेक्टर्स कौन है? तो मेरे ख्याल से जनरल बाजवा को भी दे देना चाहिए इस्तीफा, ऐसे मीर साहब को भी छोड़ देना चाहिए। तो इनको शरीफों में से पूछ लें किसको लगाना नया आर्मी चीफ और नया एएसआई चीफ किसको लगाना, जिसको वो कहेंगे फिर आप लगा दें। फिर जो कुछ आपने इतनी मेहनत की, अपने इतने हजारों जवान शहीद करवाए, आपने हजारों जवान जख्मी करवाए, 77,000 पिछले 20 साल में लोग पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, तो फिर वो सारा का सारा जो है ना, गो डाउन द ड्रेन। तो ये एक ऐसा इशू है जिसपे इनको बड़ा सीरियसली रिव्यू करना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल फुल एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं पूरी अथॉरिटी से बता रहा हूँ कि ये इसको अगर कोई कहीं पे बैठा हुआ कोई जनरल जो है वो किसी की सिफारिश कर रहा है, तो उसको शर्म आनी चाहिए ये करते हुए, ठीक है, बिकॉज ही विल नेवर बी फॉरगिवन फॉर दिस। अच्छा चलें, दिस इज अ हाई इसलिए देखें, ट्रीजन क्राइम। अभी हम देखते हैं इसको, लेकिन टाइम चूंकि कम है, इसलिए दूसरा टॉपिक भी हमने करना है, वो है जुल्फी बुखारी साहब का। जुल्फी बुखारी का एक तो खैर गुड न्यूज़ ये है कि उनको सेनेट का टिकट नहीं दिया जा रहा, और एक और जो वो गिल साहब हैं उनको भी नहीं दिया जा रहा, शुक्र है, कुछ ना कुछ अकल आई है इनको। तो ये जुल्फी बुखारी का क्या केस है, ये क्या करते रहे हैं, अपने बैकग्राउंड इनका क्या है? देखें सर, ये भी एक ऐसी ही एक दास्तान है जो मैंने आपको भी सुनाई है कि हमारे इदारों के जो लोग हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनत करते हैं। एक ब्रिगेडियर साहब थे, या शायद है, मुझे नहीं पता, अभी वो रब्ता नहीं है उनसे। उनका नाम था ब्रिगेडियर सैयद अहमद इरशाद तिरमजी। तिरमिजी। उन्होंने एक किताब लिखी, प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस, और उस किताब में के सफ़ा नंबर 190 पे वो ये लिखते हैं कि ये भी कोई दोस्ती है। ये एक चैप्टर उन्होंने लिखा है इसके ऊपर, और इस चैप्टर में वो बात करते हैं कि जी 2700 के करीब रिटायर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स, पुलिस के या रिटायर्ड फौज के जो सिपाही थे, अफसर थे, उनको जुल्फी बुखारी के अब्बू जान ने, जो अल मुर्तजा एसोसिएट्स के नाम से ट्रैवल, ये ह्यूमन वाजिद ट्रैफिकिंग के बुखारी कह साहब। लें, या ये, तो उनके भाई जो है वाजिद बुखारी, मैं उनको जानता हूँ, मैं मिला हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ, उनको यहाँ पे पीपल्स पार्टी के वो सदर। तो इन लोगों ने 2700 लोगों को लिबिया भेजने का प्रोग्राम बनाया, और इन्होंने ये कहा कि वो लिबिया में कोई सिक्योरिटी का काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स एक्सेट्रा। तो ये जो तिरमिजी साहब थे, ये आईएसआई के उस वक्त मुलाजिम में जॉब करते थे, तो इनके पास जब ये आई असेसमेंट, तो इन्होंने कहा कि अगर लिबियन गवर्नमेंट को जरूरत है पाकिस्तान से ट्रेंड सोल्जर्स की, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करे, हम उनको अपनी जो रिटायर्ड लोग हैं वो भेज देंगे। क्योंकि जो जिन लोगों को ये लेके जा रहे थे, उनमें से कई ऐसे लोग भी थे जिनको फौज से निकाला गया था,
फॉर वेरियस चार्जेस। तो वो ये चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बंदा चला जाए यहाँ से जिसकी वजह से हमारी वहां पे बदनामी हो। तो हमने इस पे जनरल अख्तर अब्दुल रहमान उनके चीफ थे उस वक्त, तो कहते मैंने इसको जो किताब में उन्होंने लिखा है कि मैंने इसको पे ऑब्जेक्शन लगा के फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए उसको रोक लिया। तो उसके ऊपर बुखारी साहब ने इन कर्नल साहब से जो उस वक्त जो बाद में ब्रिगेडियर बने, इनको उन्होंने जो है ना वो आके अप्रोच करने की कोशिश की, और इनके एक बंदे ने उनको तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत भी ऑफर की इसी पूरे गैंग से रिलेटेड जो है। अब वो 2700 बंदा जब वो हुआ यूं कि उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को पेश कर दी, उनको भी बता दिया कि आप इससे ना मिलें, ये डॉजी आदमी है वगैरह वगैरह। तो जनरल साहब को किसी की अप्रोच आ गई, किसी और जनरल ने उनको अप्रोच कर दिया, तो खैर अब वो सारे उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले ना मिलें, तो कहीं ये ना हो कि वो ये कह दे कि आपके सेक्रेटरी को मैंने 3 करोड़ दे दिया या 5 करोड़ रिश्वत दे दी एक्सेट्रा। तो जो वो 2700 लोग कहते हैं, उसके बाद मेरी जो थी ना वो ट्रांसफर हो गई, प्रमोशन हो गई। तो मेरी जगह पे ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला जो DGISI बने, बाद DGI भी बना बाद में, उसकी पोस्टिंग आ गई वहां उस पोजीशन पे। तो कहते हैं उसकी जब पोजीशन आई तो मैंने अखबार में पढ़ा कि वो जो 2700 लोग सोल्जर्स जिनको अपने रोका हुआ था रोका उनको हुआ लिबिया था। भेज दिया गया। तो वो जो लिबिया जब गए वहां पे, तो उनको लिबियंस कजाफी जो था वो ट्रेंड कर रहा था टू फाइट अगेंस्ट इजिप्ट इन चार्ट, और वहां पे उनके साथ बड़ा जुल्म सितम हो रहा था, और बड़ा जो है ना उनके साथ एक जो ट्रीटमेंट है, मेल ट्रीटमेंट कर रहे थे वो लोग। तो वहां से कोई बंदा भाग के जो है ना वो आ गया पाकिस्तान, और उसने आके सारा रिपोर्ट किया कि जी मेरे साथ ये हुआ, वहां पे तो ये हालात हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो गुलाम दस्तगीर खान थे, ये जो खुर्रम दस्तगीर के वाले साहब थे, ये कोई वालिद वजीर मेहनत थे इस तरह के, तो उस मिनिस्टर वक्त फॉर बड़ी लेबर। अखबारों में खबरें छपी, और बड़ा एक पूरा एक यानी नैरेटिव बिल्ड किया कि हमारा 2700 बंदा वहां पे फंसा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कुछ नहीं कर रही। तो इन्होंने फी बंदा जो था वो 14,000 रुपया इन्होंने वसूल किया। अब 14,000 को 2,700 से जरब दें तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसा बनता है उस जमाने में, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। ये अलमुर्तजा स्टेट एसोसिएट्स के नाम से चलाते थे। फिर ये वहां से भाग के लंदन आ गए, और यहाँ पे फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो की जब हुकूमत आई तो बेनजीर ने जो है ना इनको माफ कर दिया। ठीक है जी। तो माफ कर दिया, तो माफ करने के बाद जाहिर है वो फिर, अब मुझे पता चला कि वो बेनजीर के इतने करीब क्यों थे लंदन में। तो जब इमरान खान से पूछा गया कि ये जुल्फी बुखारी जो है वो क्या काम करता है, इसका क्या बिजनेस है, आपका इतना अच्छा दोस्त है, आपने इसको स्पेशल असिस्टेंट लगाया हुआ है, तो इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरा दोस्त क्या काम करता है। तो मैं आज आप के इस चैनल के तवज्जो से आपको बता, इमरान खान को भी बता रहा हूँ कि इसके अबू जान का ये बिजनेस था कि इन्होंने 2700 पाकिस्तानियों को लिबिया में जाके बेच दिया, फंसा दिया वहां पे जाके, और जो उनके साथ ये इनका जुल्म सितम हुआ उसकी एक अलहदा दास्तान है। अब बात यह है कि जो ISA का अफसर था सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसने अपनी जॉब पूरी कर दी, उसने रिपोर्ट दे दी, उसने सब कुछ बता दिया वहां पे, यहां तक कि उसने किताब तक लिख दी। और ये किताब उसने जुल्फी बुखारी के आने से बहुत पहले की लिखी हुई है। ये किताब मेरे ख्याल से 2004 में शायद लिखी है, आपके पास जो भेजा मैंने, या जब भी उन्होंने लिखी, लेकिन ये फार बिफोर इमरान खान के बिन टू। तो उस अफसर को कितनी तकलीफ हुई होगी इस बात से कि मैं इसको अपनी उसमें नहीं रोक सका, तो चलो मैं किताब में लिख देता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की। जिस तरह कमोडोर तारिक मजीद साहब ने अपनी किताब में लिख दिया कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है, उसको पिक कर लिया था रॉ ने। 1997 में उसने आर्टिकल भी लिख दिया था मुस्लिम में। लेकिन हमारी जो एलीट है उसको, उसके कानों पे जू नहीं देंगी। अब नवाज शरीफ जो है, ये जो जुल्फी बुखारी को इमरान खान चुकी चुकी फिरता है, तो इसके ये क्रेडेंशियल्स हैं। अभी जो ईरान से जो लोग आए थे उसमें भी ये इल्जाम लगाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो थे वो इनके रिलेटेड लोग थे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, इस वजह से रात को जुल्फी बुखारी ने जो है वो बॉर्डर बॉर्डर खुलवाया था। खुलवाया था। तो ये, ठीक। और फिर उसके चले बाद जो एजेंसीज की रिपोर्ट आई जो मेरी नजर से गुजरी, हमने कहीं पे देखा, उसमें लिखा कि उस पूरे बॉर्डर पे बलोचिस्तान पे जो डिप्लॉयमेंट हुई हुई थी वो इन्होंने अपनी मर्जी के बंदे लगवाए हुए थे वहां पे साथ। उसमें तमाम शोबों के लोग थे।
ब्यूरोक्रेसी से लेके और सिक्योरिटी तक। तो जब जब बात यह है कि इमरान खान आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मैं पिछले 25 साल से यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैं पीटीआई के अकरम दरीजा से लेके और जितने बड़े लीडर जीएम खान और ये जितने यहाँ पे पीटीआई के लीडर हैं, मैं उन सबको जानता हूँ। मैंने आज तक जुल्फी बुखारी का नाम नहीं सुना था, ना मुझे पता कि ये कौन है। अब अच्छा, ये एकदम इस तरह के बंदे ये को पैराशूटर्स जाहिर है एक ना? ऐसी जगह पे लाके ले जाना, लगाना उसको। अब मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में बातनियों की हुकूमत आ गई है। हसन बिन सबा जो है वो उसकी पावर आ गई है, जो इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्होंने एक बंदा वजीर आज़म के साथ लाके बिठा दिया। बिठा बगैर दिया ना, किसी लगवा दिया। क्रेडेंशियल्स के, बगैर किसी हार्ड वर्क के, बगैर किसी चलें, सिक्योरिटी क्लियरेंस चलें के। इस पे यानी हम आपने घर मजीद में भी अगर चौकीदार भी रखना होता है तो आप कम से कम 2 गवाहियाँ ले लेते तो हैं देखते हैं फिर। महल्लेदारों से कि जी मैंने, अगर आपने मकान भी किराए पे देना हो तो आप थाने में रिपोर्ट कराते हैं कि जी मैंने फलां बंदे को मकान किराए पे दे दिया। और इमरान खान ने एक बंदा अपना स्पेशल असिस्टेंट लगा लिया, उसने किसी से पूछा ही नहीं। उसने आईएसआई से नहीं पूछा, आईबी से नहीं पूछा, एफआईए से नहीं पूछा कि मैं पता तो करूँ कि ये बंदा कौन है, किसको मैं रख रहा हूँ। तो इस शख्स के हाथों पे तो पाकिस्तान के सिपाहियों के, पाकिस्तान के फौज के जो लोगों के साथ जो जुल्म सितम हुआ है, ये शख्स तो उसका बराबर का हिस्सेदार है, जिम्मेदार है उस सारी चीज का। चलें, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि जो हमारा दूसरा वर्जन किसी का पास अगर कोई है जो हमारी इस बात को कंट्राडिक्ट करना चाहता है या डिनाई करना चाहता है, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है, हाजिर है। जब भी आप चाहें हमें हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसका दूसरा वर्जन जो है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहिद, इंशाल्लाह रब्ता रहेगा आपसे। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशरा पूदानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इसराक को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।